तो आप भी अगर अपने इंटीरियर का काम करा रहे हो या फिर कराने वाले हो या फिर अपने घर का रिनोवेशन करा रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि यार इंटीरियर कराने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाली है और उस प्रोसेस में कौन से मटेरियल के साथ जा सकता हूँ, उस मटेरियल की क्या क्या कॉस्टिंग होने वाली है, उस मटेरियल को मैं खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखने वाला हूँ और किसी भी मार्केट स्कैम से किस तरीके से आप बचने वाले हो। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो टेंशन काहे लेते हो यार। स्टेप बाय स्टेप सीरीज बाय अव्याना इंटीरियर्स है ना, इस सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ अपने घर में इंटीरियर करवाने की। और ये स्टेप बाय स्टेप सीरीज का पार्ट 5 है जिसमें हम फॉल सीलिंग के एग्जीक्यूशन यानी इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 4 पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। तो पिछली वीडियो में यानी पार्ट 4 में आपने फॉल सीलिंग को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग अपने इंटीरियर में लगवानी है, कि आपको पीओपी फॉल सीलिंग या जिप्सम फॉल सीलिंग, पीवीसी बॉक्स या फिर वुडन फॉल सीलिंग के साथ जाना है, वो आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं पीओपी फॉल सीलिंग, सारी टाइप की फॉल सीलिंग को कराने की इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होने वाली। तो जो भी फॉल सीलिंग है दोस्तों, ये 5 तरह की जो फॉल सीलिंग है इसे इंस्टॉल करने की 2 प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो हम इसकी फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग किससे करते हैं? जो स्टेनलेस स्टील के जो ट्यूब्स आते हैं, चैनल्स आते हैं, पैनल्स आते हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, फ्रेमिंग बनाते हैं। फ्रेमिंग में भी बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेमिंग बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। सबसे पहला तो हो गया पेरीमीटर, एल पत्ती हो गया, फास्टनर हो गया, एक मेन चैनल हो गया, एक क्रॉस चैनल हो गया। इन सभी से मिलकर क्या बनती है, हमारी फ्रेमिंग बनती है। टेंशन मत लीजिए, सबका यूजेस सबके क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, टेंशन मत लीजिए, सब आगे आपको पता चलने वाला है। मेन मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग कराने वाले हो तो उसमें पीओपी जो जाली होती है, मेस होती है, वो लगाई जाती है और पीओपी का जो पाउडर या फिर जो मसाला होता है वो लगाया जाता है, जो 3 कंपनी की आप ले सकते हैं। पीओपी जो मसाला होता है वो 3 ब्रांड का आप ले सकते हैं। पीओपी सकरनी की पीओपी, दूधी पीओपी या फिर अग्रवाल की भी पीओपी आती है। इन तीनों पीओपी का पाउडर या फिर मसाला आप ले सकते हैं। सेकंड हो गया है जिप्सम फॉल सीलिंग। अगर आप जिप्सम फॉल सीलिंग में जा रहे हो तो वहां पर जिप्सम बोर्ड, जॉइंटिंग टेप और जॉइंटिंग बॉन्ड यूज किया जाएगा। तो जिप्सम बोर्ड होता है वो 6x4 की साइज में आपको मार्केट में मिल जाता है। तो वही अगर आप वुडन फॉल सीलिंग में जा रहे हो तो वहां पर प्लाईवुड का हो गया, HDHMR 8x4 का यूज होगा, या फिर जो सॉलिड वुड के साथ जा रहे हो तो वहां पर पाइन वुड, साल वुड के जो प्लैंक्स हो गए लंबे लंबे, वो यूज किए जाएंगे। और वही अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग करा रहे हो तो वहां पर पीवीसी पैनल्स यूज होंगे, और वॉक्स फॉल सीलिंग करा रहे हो तो वहां पर वॉक्स फॉल सीलिंग यूज किए जाएंगे, जो कि काफ़ी इजी टू यूज होते हैं, इजी टू इंस्टॉल होते हैं, जो 1 फीट बाय 9 फीट की साइज में मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में कि भैया जो पीओपी या फिर जो कोई से टाइप की सीलिंग है उसका काम किस तरीके से किया जाएगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे बताओ। तो सबसे पहले होती है आपकी लाइन मार्किंग। लाइन मार्किंग आपके चारों ही दीवार पर लाइन मार्किंग हम करते हैं। क्यों करते हैं? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपकी जो फॉल सीलिंग है वो स्लैब से कितनी नीचे आपको रखना है। मिनिमम आपको 5 इंची तो रखना ही चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि आपको अपने रूम की हाइट कितनी मेंटेन करके चलना है। जैसे कि आपको 1 फीट भी रख सकते हैं, 2 फीट भी वहाँ पर उसकी साइज रख सकते हैं। चलिए हम मान के चलते हैं कि हमें जो सीलिंग की जो हाइट है, नीचे की लेंथ है, वो उसे 1 फीट तक नीचे लानी है, 1 फीट तक लटकानी है। ठीक है, तो हम उस पूरी चारों दीवार पे हम ब्लू कलर की इंक से या फिर किसी से भी आप मार्क अच्छे से कर सकते हो। सेकंड, आपको क्या करना है, पेरीमीटर को इंस्टॉल करना है अपनी चारों ही दीवारों पर। जिस पर आपने अभी लाइन मार्किंग करी है ना, वहाँ पर ड्रिल मशीन से ड्रिल कर अच्छे स्क्रू की मदद से पूरे पेरीमीटर को चारों दीवार पर लगा देना है। पेरीमीटर का क्या काम होता है कि भैया फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग को दीवारों से सपोर्ट मिलना चाहिए, तो दीवारों से सपोर्ट मिलने के लिए जो पेरीमीटर का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है एल पत्ती को हम हमारे स्लैब में फिट करते हैं। ठीक है, अब भैया जो फॉल सीलिंग है उसे दीवारों से सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन हमारे स्लैब से भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए। तो स्लैब से सपोर्ट मिलने के लिए जो एल पत्ती है उसका यूज़ किया जाता है, और एल पत्ती को हमेशा स्लैब में फास्टनर की मदद से हम इंस्टॉल करते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कील बिरंजी का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। अगर कील और बिरंजी का अगर हम स्लैब में यूज़ करेंगे तो वो निकल जाएगी, 1-2 दिन बाद ही निकल जाएगी। लेकिन फास्टनर का कुछ मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि वो स्लैब के अंदर जैसे जाते से ही वो अंदर से खुल जाता है, तो उसके नीचे गिरने के चांसेस होते ही नहीं है। तो एल पत्ती को इंस्टॉल करना है स्लैब में,
फास्टनर की मदद से करना है। उसके बाद हमें मेन चैनल को इंस्टॉल करना है, कनेक्ट कर देना है हमारे एल पत्ती से और हमारे पेरीमीटर से। और फिर हमारे क्रॉस चैनल जो हॉरिजॉन्टल पैनल होता है उसे बोलते हैं क्रॉस पैनल, उसे भी हमें मेन चैनल से कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमारी जो फ्रेमिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और स्क्रू कसते समय स्क्रू को टाइट कसना है आपको, किसी प्रकार का लूज स्क्रू नहीं होना चाहिए फ्रेमिंग में कसते समय, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेमिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चारों फॉल सीलिंग के लिए हमें फ्रेमिंग तो करनी पड़ती ही पड़ती है। अब बात करते हैं पीओपी फॉल सीलिंग अगर आप करा रहे हो तो वहाँ पर जाली का यूज़ किया जाएगा। उसमें जो भी फ्रेमिंग आपने करी है स्क्रू की मदद से जाली को पूरा फिट कर देना है। उसके बाद जो पीओपी का पाउडर से पीओपी का पेस्ट बनाना है, मसाला बनाना है और धीरे धीरे वो आपका जो मिस्त्री है वो आपके सीलिंग में लगाता जाएगा। लेकिन इसमें जो आपका जो पूरा जो वो आपका कवर कर देना है, जो फर्नीचर आपके जो फ्लोर में है वो अच्छे से कवर कर देना है, क्योंकि 40% ऑफ द वेस्टेज नीचे गिरता ही गिरता है और आपका जो पूरा घर है, रूम है, वो मेसी हो ही जाता है पीओपी करते समय। और वही अगर आप जिप्सम फॉल सीलिंग के साथ जा रहे हो तो उसमें जो फ्रेमिंग के बाद जिप्सम बोर्ड को आपको इंस्टॉल करना होगा। स्क्रू की मदद से आपको जिप्सम बोर्ड को इंस्टॉल करना होगा। जिप्सम बोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद 6-4 साइज का जिप्सम बोर्ड आता है, तो उसमें हमें जॉइंट्स ना दिखे, इसी वजह से हम उसके ऊपर सबसे पहले जॉइंटिंग टेप लगाएंगे। उसके बाद जॉइंटिंग बॉन्ड आता है जिप्सम बोर्ड के लिए, तो वो जिप्सम बॉन्ड हम जॉइंटिंग टेप के बाद लगाएंगे, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी इनविजिबल हो जाएंगे, बिल्कुल भी हमें दिखेंगे नहीं। इसके बाद अगर आप पीवीसी या फिर वॉक्स फॉल सीलिंग के साथ जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली स्क्रू की मदद से उस फ्रेमिंग में आप पीवीसी पैनल्स कस दोगे या फिर वॉक्स पैनल्स कस दोगे। स्क्रू की मदद से इजीली आप उसमें लगा देना, क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। और एक और टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर आप वॉक्स फॉल सीलिंग के साथ जा रहे हो ना, तो ये क्या होता है कि वॉक्स फॉल सीलिंग की जो बाउंड्री होती है, जो एजेस होते हैं, काफ़ी बेकार लगते हैं अगर हम उसे खाली छोड़ दे तो वॉक्स फॉल सीलिंग में कैसा पैनल आता है, बाउंड्री पैनल आता है, जॉइंटर जिसे बोला जाता है, तो उसका भी आप यूज़ करते हो, जिसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन वॉक्स फॉल सीलिंग में दिख जाती है। और ये जो जॉइंटर होता है ये पीवीसी फॉल सीलिंग में भी आजकल आने लग गया है, तो डेफिनेटली आप इस जॉइंटर के साथ जा सकते हैं। जॉइंटर तो बीच का बोलते हैं, शायद मुझको उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते। और वही अगर आपको वुडन फॉल सीलिंग इंस्टॉल करना है तो फ्रेमिंग तो आपने कर दी, इसके बाद प्लाईवुड के ऊपर जो भी आपको फिनिशिंग मटेरियल लगाना है, लेमिनेट लगाना है, एक्रेलिक लगाना है, ग्लास लगाना है, वॉलपेपर लगाना है या फिर टी पट्टी, एल पत्ती, जो भी आपको फिनिशिंग मटेरियल अपने प्लाईवुड के ऊपर, HDHMR के ऊपर लगाना है वो नीचे ही ग्राउंड पे आप लगा लीजिए। उसके बाद फिनिशिंग मटेरियल इंस्टॉल करने के बाद पूरा का पूरा जो प्लाईवुड है उसे फ्रेमिंग के ऊपर स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से कस देना है, फिट कर देना है स्क्रू की मदद से। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्क्रू लगाते समय कंजूसी नहीं करनी है। तो इस टाइप से आप किसी भी फॉल सीलिंग को बना सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो नॉलेज है एग्जीक्यूशन का नॉलेज की भैया इंस्टॉल कैसे होता है, बनाते कैसे, ये आपको इनका बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया है कि अब अपना अगर मिस्त्री अगर कोई सा भी गलत काम कर रहा है तो डेफिनेटली आप आपकी साइट पर आपके घर में खड़े होकर आप उसे बता सकते हैं कि भैया आप गलत काम कर रहे हो, और उस मिस्त्री को इजीली रिप्लेस करवा सकते हैं, वरना नुकसान किसका होगा, आपको होगा। तो इतनी नॉलेज तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। इसके बाद चलिए मान के चलते हैं कि आपने पीओपी फॉल सीलिंग को डिसाइड कर लिया कि आपको पीओपी फॉल सीलिंग अपने इंटीरियर में करानी है, तो कौन कौन से ब्रांड के साथ आप जा सकते हैं पीओपी फॉल सीलिंग। तो पीओपी फॉल सीलिंग में मेनली अच्छे 3 ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो सकरनी पीओपी होगी, दूधी पीओपी होगी और एक अग्रवाल की भी पीओपी आती है। तो इन तीनों के ब्रांड में से किसी एक ब्रांड के साथ आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहली जो यहाँ पर टिप्स है कि आपको यहाँ पर किसी भी फॉल सीलिंग में ट्रैप डोर तो बनवाना ही बनवाना है, और जो ट्रैप डोर की जो साइज़ होने वाली है वो 2.5 फीट बाय 2.5 फीट आपको रखना है, ताकि कोई सा भी पर्सन उसमें ऊपर जा सके और किसी प्रकार की हमारी वायरिंग में या फिर प्लम्बिंग लाइन्स में खराबी हो तो उसे रिपेयर आसानी से कर सके। ठीक है, तो ट्रैप डोर आपको बनवाना नहीं भूलना है फॉल सीलिंग में। उसके बाद यहाँ पर एक और टिप है यहाँ पर कि जब भी आपकी फॉल सीलिंग की बिलिंग होती है, पीओपी फॉल सीलिंग की बिलिंग होती है लास्ट में, तो उसके जो को आपने बनवाए, को 1 और को 2, हमेशा वहाँ पर 2 को दिलवाना है आपको। को 1 छोटा वाला रहता है और को 2 बड़ा वाला रहता है, जिसमें अगर आप किसी प्रकार के चूहे वूहे या फिर छिपकली विपकली हमारी फॉल सीलिंग के अंदर नहीं जाए, और अगर वो फॉल सीलिंग के अंदर चला गया चूहा तो
तो हमारी पूरी वायरिंग को वो काट सकता है, डैमेज कर सकता है। तो 2 को हमेशा वहाँ पर देना है। तो जो को 1 है और को 2 है उसकी भी बिल में मेजरमेंट करी जाती है, यानी उसके भी पैसे अलग से लेंथ में आपके पैसे लगते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार इस कॉन्ट्रैक्टर ने ज़्यादा पैसे ले लिए, यार को 1 दोनों को के मेरे से पैसे ले लिए, को के भी पैसे लगते हैं। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। तीसरी टिप ये है कि अगर आपका किसी प्रकार का वार्डरोब आपने अपने बेडरूम में दिया है, या फिर किसी मास्टर बेडरूम या फिर पेरेंट बेडरूम में या किड्स बेडरूम में वार्डरोब हम तो बनाते ही है, तो सबसे पहले जो वार्डरूम का अगर आपका ओपनेबल शटर है, ओपनेबल डोर है, तो आपको पहले से ही चेक कर लेना है कि यार फॉल सीलिंग में अटक तो नहीं रहा है। उसके हिसाब से आपको फॉल सीलिंग की हाइट को डिसाइड कर लेना है, या फिर जो वार्डरोब है उसको नीचे कर लेना है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फॉल सीलिंग बनाते समय होता क्या है कि आपने पहले फॉल सीलिंग बना दी, फिर आपने ओपनेबल शटर दे दिया वार्डरोब का, फिर आपने ओपन करा तो फिर पता चला यार ये तो फॉल सीलिंग से अटक रहा है, हमारा डोर खुल ही नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम अधिकतर हो जाती है जाने अनजाने में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप ये है कि अपने फॉल सीलिंग में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट से आप प्ले कर सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की लाइट होती है जो आपकी फॉल सीलिंग को, आपके रूम को काफ़ी लग्जरी बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि हमारे इंटीरियर में लाइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी डल रूम को अच्छी लाइट अगर डल रूम में है तो वो रूम काफ़ी लग्जरी लग सकता है, और काफ़ी लग्जरी रूम हमने बनाया है लेकिन उसमें लाइटिंग हमने अच्छी नहीं दी है तो अब वो काफ़ी डल और फीका फीका रूम आपका लग सकता है। तो लाइटिंग बहुत सारे टाइप की होती है। उस सीलिंग में आप प्रोफाइल लाइट दे सकते हैं, असेंबली लाइट दे सकते हैं, COB लाइट दे सकते हैं, ग्रिड लाइट दे सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक लाइट भी आप उसमें सीलिंग में डेफिनेटली दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका बजट अलाउ कर सकता है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली पेंडेंट लाइट और शैंडलियर लाइट भी आप दे सकते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर आप एक शैंडलियर दे दोगे तो आपका डाइनिंग और किचन लग्जरी लग जाएगा। वैसे ही बेडरूम में जहाँ पर हमारा जो बेड का बैक होता है वहाँ पर अगर आप 2 पेंडेंट लाइट दे दोगे, पेंडेंट लाइट होती है, 2 पेंडेंट अगर लाइट दे दोगे तो आपका जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, काफ़ी लग्जरी लगेगा, मज़ा आ जाएगा उसमें। अब नेक्स्ट टिप है कि हम अधिकतर जो हमारी फैन रोड है वो हम इंस्टॉल करना भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि फॉल सीलिंग करने से पहले हमारी फैन रोड को इंस्टॉल करना है, वरना होता क्या है कि हमने फॉल सीलिंग तो करा दी, POP फॉल सीलिंग करा दी, लेकिन पता चला कि भैया जो फैन की रोड है उसे इंस्टॉल करना ही भूल गए। फिर बाद में POP फॉल सीलिंग को थोड़े थोड़े एरिया में तोड़ो, फिर फैन रोड को लगाओ, फिर बहुत सारी झंझट है भैया। ठीक है, इसके बाद आपने सारे जो केबल्स हो गए, वाईफाई की केबल हो गई, TV केबल हो गई, सेटअप बॉक्स की केबल होगी, कैमरा की जो केबल होगी, CCTV कैमरा अगर आपने लगवाया तो उसकी केबल हो गई, सारी केबल आपको पहले ही फॉल सीलिंग कराने से पहले अपने फ्रेमिंग के ऊपर इंस्टॉल कर देना है, ताकि वो बाद में अगर हम वाईफाई केबल अगर ऊपर से लगती है तो बहुत ही काफ़ी ख़राब लगती है। और मैं नहीं चाहता कि अगर हमने हमारी इंटीरियर में इतना ज़्यादा पैसा लगाया तो जो केबल है, केबल वायरिंग है, वो बाहर से हमें दिखे तो काफ़ी बेकार लगती है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किचन में फॉल सीलिंग कराते समय कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से पॉइंट्स का और कौन कौन से टिप्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो टिप नंबर 1 है, हमेशा अपने किचन का जो लेआउट है उसे प्लान करना है, उसके बाद अपने किचन की सीलिंग की डिज़ाइन आपको बनवाना है। किचन का लेआउट यानी सबसे पहले आपको लेआउट सिलेक्ट करना है कि आप L शेप किचन के साथ, U शेप किचन, पैरेलल शेप किचन, पेनिनसुलर किचन या फिर आइलैंड किचन के साथ जाना चाहते हैं। कौन से टाइप के लेआउट के किचन के साथ जाओगे, सबसे पहले उसे सिलेक्ट कर लो, उसके बाद अपने फॉल सीलिंग की डिज़ाइन का काम करवाओ। वरना होता क्या है कि हमने जैसे कि पहले एल शेप के साथ जा रहे थे, या फिर हमने डिसाइड किया कि हमें बीच में आइलैंड देना है, तो हमने पहले फॉल सीलिंग तो बनवा दी है, तो वो फॉल सीलिंग और आइलैंड का कॉम्बिनेशन मैच नहीं होता, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, तो हमारा जो पैसे उसका कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले लेआउट सिलेक्ट करो, उसके बाद फॉल सीलिंग करवाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फॉल सीलिंग कराने का। सेकंड ट्रिक है, अगर आप अपने किचन में फॉल सीलिंग करा रहे हो तो जो मल्टी लेयर फॉल सीलिंग होती है, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉल सीलिंग होती है, उसे अपने किचन में आपको 100% अवॉइड ही करना चाहिए। हमेशा अपने किचन में प्लेन फॉल सीलिंग के साथ ही जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 1 कव दे सकते हो, 1 कव से ज़्यादा कव आपको उसमें फॉल सीलिंग में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट टिप है कि आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि भैया किचन में कौन से टाइप की फॉल सीलिंग करूं, तो इसका सिंपल सा टू द पॉइंट आंसर मैं देता हूं। अपने किचन में हमेशा हर चीज़ में, हर केस में, छोटा है चाहे बड़ा है, उसमें हमेशा POP फॉल सीलिंग ही आपको करानी है,
क्योंकि किचन में पीओपी फॉल सीलिंग कराने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1 कि ये टेम्परेचर को काफ़ी रिड्यूस कर देता है, काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है, 3 से 4% टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। सेकंड, ये फायर रिडार्टेंट होता है, फायर से कोई इसको खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट, ये लग्जरी का भी फील देता है, क्योंकि पीओपी फॉल सीलिंग डेफिनेटली लग्जरी तो होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें लाइटिंग के साथ प्ले करते हैं हमारी किचन में, तो हमारा किचन बहुत ही लग्जरी लगता है और किचन में लाइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक टिप और मैं आपको दे देता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स है ये टिप। अगर आपने किचन में आपने कैबिनेट्स बनवाया तो काउंटर टॉप के ऊपर वाले कैबिनेट्स के जस्ट नीचे आपको एक प्रोफाइल लाइट की पट्टी घुमा देनी है, जिससे क्या होगा कि आपके पूरे काउंटर टॉप पे वेल लिट अप लाइट रहेगी और दूर से देखने पे आपका काउंटर टॉप एकदम लग्जरी लगेगा। और कौन सी लाइट देनी है, वार्म कलर की लाइट देनी है या फिर वाइट कलर की लाइट आपको वहाँ पर यूज़ करनी है। और हो सके तो कैबिनेट्स के ऊपर भी आप एक प्रोफाइल लाइट की पट्टी घुमा सकते हैं, जिससे आपका जो किचन है, मॉड्यूलर किचन है या फिर कारपेंटर मेड किचन है, दोनों ही टाइप के किचन काफ़ी लग्जरी दिखने वाले हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि किचन में फॉल सीलिंग बनाते समय वही अगेन फैन रोड आपको पहले से ही ध्यान रखना है। उसके बाद चिमनी का जो पाइप है, अगर आप फॉल सीलिंग के ऊपर से पाइप ले जा रहे हो तो पहले से ही आपको चिमनी का पाइप घुमा देना है और बाहर निकाल देना है कहीं पर भी। उसके बाद आपको पीवीसी या फिर वॉक्स फॉल सीलिंग या फिर जिप्सम फॉल सीलिंग आपको अपने किचन में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पीवीसी क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है, फायर को इजीली कैच कर लेता है और किसी प्रकार के हीट को रिड्यूस नहीं करता, तो उसमें आपको अवॉइड करनी चाहिए। पीवीसी और वॉक्स फॉल सीलिंग तो भाई अपने पूरे इंटीरियर में ही आपको अवॉइड करनी चाहिए। आउटडोर में आप डेफिनेटली इसे ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, बाथरूम फॉल सीलिंग के बारे में भी 2-3 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाथरूम फॉल सीलिंग में आप कौन सी फॉल सीलिंग के जा सकते हो, पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रिड फॉल सीलिंग के साथ जा सकते हो, पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा पीओपी फॉल सीलिंग या फिर ग्रिड फॉल सीलिंग अगर आप अपने बाथरूम में कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद टिप नंबर 2, अगर आप अपने बाथरूम में गीज़र लगाने वाले हो तो गीज़र फॉल सीलिंग कराने से पहले ही फॉल सीलिंग के ऊपर आपको गीज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि सबसे पहले हमने बाथरूम की फॉल सीलिंग तो करा दी, लेकिन गीज़र हम बाद में उठा कर रहा है तो फॉल सीलिंग को तोड़ तो नहीं सकते, तो हमारा जो गीज़र है वो दीवार में ही हमें हैंग आउट करना पड़ता है। लेकिन गीज़र दिखे भी ना, हमारा बाथरूम बिल्कुल स्लीक, सिंपल और बिल्कुल कॉम्पैक्ट दिखे, इसीलिए जो गीज़र होता है हम फॉल सीलिंग के ऊपर इसे इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिप है, हमेशा हमारे बाथरूम में ट्रैप डोर देना ही है, ट्रैप डोर देना नहीं भूलना है। ट्रैप डोर कितने साइज़ का देना है, 2.5 फीट बाय 2.5 फीट का आपको ट्रैप डोर अपने बाथरूम में देना नहीं भूलना है। अब बात करते हैं बिलिंग की, कि करेक्ट तरीके से बिलिंग किस तरीके से करी जाती है। कि अगर आपने पीओपी फॉल सीलिंग तो कराई है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसके इतने पैसे हुए, कैलकुलेट कैसे करना है आपको, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले सरफेस एरिया करते हैं। जो भी अपना सरफेस होगा पीओपी फॉल सीलिंग का, 10 बाय 10 की सीलिंग है तो 10 × 10 100 स्क्वायर फीट का सरफेस एरिया हुआ है। उसके बाद जो सरफेस एरिया है हमारा, उसमें हमारा जो कोव 1 दिया है हमने फॉल सीलिंग में, जो कोव 2 दिया है फॉल सीलिंग में, उसे भी हम ऐड कर देते हैं। फिर हम उन तीनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी पीओपी फॉल सीलिंग के रेट की, जो भी है 130 रुपये पर स्क्वायर फीट था या फिर 150 रुपये पर स्क्वायर फीट पहले ही डिसाइड हुआ, उससे मल्टीप्लाई करके आपकी जो फॉल सीलिंग की टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके सामने। जनरली जो 10 बाय 10 के जो फॉल सीलिंग होती है वो 10,000 से लेके 15,000 में आसानी से हो जाती है, अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करा रहे हो तो। कॉस्टिंग में आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे टाइप की फॉल सीलिंग की। अब यहाँ पर आपके जो स्टेप 9 है, यानी जो फॉल सीलिंग का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब आप रेडी हो अपने नेक्स्ट स्टेप का काम शुरू करवाने के लिए। अब हमारा जो स्टेप 10 होता है वो होता है हमारा वॉल प्रिपरेशन, यानी आपके जो जितनी भी वॉल है उसको प्रिपेयर करना है, यानी उसमें आप पीओपी पनिंग का टाइम आ गया है, पुट्टी कराने का अब टाइम आ गया है। यानी जो पेंट करने से पहले हमारी वॉल का बेस बनाना पड़ता है, तो हम बेस किस चीज़ से बनाते हैं, पीओपी पनिंग से और पुट्टी से। पुट्टी में 2 टाइप की पुट्टी आपको देखने को मिल जाती है, एक तो नॉर्मल पाउडर फॉर्म वाली पुट्टी, दूसरी एक्रेलिक पुट्टी जो एशियन पेंट्स की आपको देखने को मिलती है। अब चलिए बात करते हैं कि पीओपी पनिंग पुट्टी और एक्रेलिक पुट्टी में से आपके लिए कौन सी टाइप ऑफ जो मटेरियल है
वो बेस्ट रहने वाला है वॉल प्रिपरेशन के बेस को बनाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पीओपी पनिंग की। भैया पीओपी पनिंग की जो फिनिश होती है काफ़ी लग्जरी फिनिश होती है। लोकेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप इसे इंटीरियर्स की वॉल पर ही करा सकते हैं, बालकनी की बाहर की वॉल पर नहीं करा सकते क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं होती है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती है। सेम केस एक हमारा रिलेटिव के साथ भी होता, उन्हें जान लिया था कि भैया जो पीओपी पनिंग होती है वो लग्जरी होती है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपने बालकनी में पीओपी पनिंग करा दी। पीओपी पनिंग करा दी, उसके बाद पानी आया, उसके ऊपर पानी गिरा तो वो जो पीओपी पनिंग है 20 से 25 दिनों के अंदर धड़ाम से नीचे गिर गई और उनसे 10 से 15 हज़ार का उनका नुकसान हो गया। तो पीओपी फॉल सीलिंग हमेशा हमारी इंटीरियर वॉल्स पर कराई जाती है, एक्सटीरियर वॉल पर नहीं करी जाती है। ब्रांड्स के बारे में बात करें कि कौन से ब्रांड के साथ आपको जाना चाहिए अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करा रहे हो तो एक तो सकरनी हो गया, दूधी हो गया, अग्रवाल की भी पीओपी होती है। 3 ब्रांड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉस्टिंग के बारे में बात करें कि अगर आप पीओपी पनिंग करवा रहे हो तो कितनी कॉस्टिंग लगेगी। जनरली 30 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 60 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है पीओपी पनिंग अपने वॉल्स पर कराने की। क्यों? और ये पुट्टी से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये जो फील है आपको एकदम लग्जरी फील देती है। और पीओपी पनिंग के ऊपर अगर आप महंगे एशियन पेंट्स के पेंट्स भी करोगे, जैसे कि रॉयल पेंट हो गया जिसकी 20 लीटर की बाल्टी आती है, 10,000, 11,000, 13,000 तक की रॉयल पेंट की बाल्टी आती है, तो अगर आप वो वाला पेंट करवाओगे तो आपको डेफिनेटली पीओपी पनिंग ही कराना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि आप अपने जो वॉल्स है उस पर कौन सा पेंट कराने वाले हो। अगर आप रॉयल पेंट और महंगे पेंट्स कराने वाले हो ना, तो उसके लिए तो आपको पीओपी पनिंग ही करानी चाहिए, क्योंकि तभी हमारे वॉल में असली मज़ा देखने को मिलेगा। कॉस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं थिकनेस के बारे में कि अगर आप पीओपी पनिंग कर रहे हो तो कितनी थिकनेस की पीओपी पनिंग आपको करना चाहिए। जनरली हम पीओपी पनिंग 4 mm से लेके 10 mm तक की थिकनेस में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 4 mm से 6 mm तक की जो पीओपी पनिंग है वो बेस्ट रहती है। ठीक है, अप्लाइंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पीओपी पनिंग को वॉल पर अप्लाई करने की एक करेक्ट प्रोसीजर पता नहीं होती है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिस्त्री पीओपी पनिंग कर रहा है आपकी दीवार पर, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, आप उसे ऑब्जर्व कर उसे बता सकते हैं कि भैया तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या फिर वो गलत कर रहा है तो उस मिस्त्री को आप रिप्लेस करा सकते हैं। क्योंकि एट द एंड कॉस्टिंग और पैसा किसका जा रहा है, हमारा जा रहा है, लग किसका रहा है, हमारा लग रहा है, काम किसका खराब हो रहा है, हमारा खराब होगा। तो पीओपी पनिंग को आप 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो फंटी लेवल से कर सकते हैं, नॉर्मली आपने पीओपी पनिंग का मसाला घोला और दीवार पे ले करा 5 mm की थिकनेस पर दीवार पे आपने कर डाला फंटी की मदद से नॉर्मली। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें हमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे अंडुलेशंस आपको वॉल पर देखने को मिलते हैं। तो ये करेक्ट तरीका नहीं है। जो करेक्ट तरीका है वो दूसरा है, आपका सूत लेवल और आपका प्लम्ब लेवल चेक करने के बाद आपको पीओपी पनिंग करनी। सूत लेवल चेक इसलिए करेंगे क्योंकि जो पीओपी पनिंग है वो हॉरिजॉन्टल अलाइन है या नहीं, हॉरिजॉन्टल में उसमें अप्स एंड डाउन्स तो नहीं आ रहा है, वो हॉरिजॉन्टल में अंदर बाहर तो नहीं निकल रही है। इसे चेक करने के लिए हम सूत लेवल चेक करते हैं। इसके बाद वर्टिकली वो जो पीओपी पनिंग है वो अलाइन है या नहीं, इसके लिए हम प्लम्ब लेवल चेक करेंगे। प्लम्ब एक डिवाइस होता है, जब भी अगर जो आप टाइल लगाते हो, अगर आपने बाथरूम का काम करवाया होगा पहले, अभी तो नहीं कराया, लेकिन आप बाथरूम का काम अगर आप करवाओगे, जो बाथरूम के जो वॉल के टाइल होते हैं, सिरामिक या फिर विट्रीफाइड टाइल, जो भी टाइल आप लगाओगे, तो वो जो टाइल है वो वर्टिकली एक दूसरे से अलाइन है या नहीं, उसे चेक करने के लिए जो मिस्त्री है वो प्लम्ब एक डिवाइस होता है उसका यूज़ करता है। सेम जो प्लम्ब डिवाइस होता है वो हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी पीओपी पनिंग है वो वर्टिकली ऑर्डर में परफेक्ट अलाइन हो रही है या नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेवल चेक करने के बाद हम बेंचमार्क यहाँ पर लगा देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो में देख पा रहे हो। इस तरीके के बेंचमार्क हम यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो पीओपी पनिंग है इस बेंचमार्क से ना तो ज़्यादा बाहर करनी है ना तो ज़्यादा अंदर करनी है, वो एक लेवल सेट हो जाता है बेंचमार्क की मदद से। तो आपको बेंचमार्क लगा देना है। उसके बाद फंटी की मदद से पीओपी पनिंग पूरे दीवार पर आपको कर देना है। जितने भी थिकनेस की आपने बेंचमार्क लगाए, जितने भी थिकनेस की अपनी पीओपी पनिंग आपको करनी है,
और फंटी की मदद से आपको अच्छे से प्लेन करते जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पीओपी पनिंग होती है उसमें जो ड्राइंग सेटिंग टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। पीओपी पनिंग जो अच्छे से जो सूखती है 2 से 3 दिन के अंदर अच्छे से सूखती है, तो इसीलिए पीओपी पनिंग करने के बाद उसे 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से फ्री छोड़ देना है और वहाँ पर उस रूम में किसी प्रकार का तोड़ा फोड़ी, उबड़ खापड़ और धूल डस्ट का काम नहीं करना है, वरना आपकी पीओपी पनिंग के फिनिश में प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं दूसरे मटेरियल के बारे में, यानी पुट्टी। या पुट्टी भी 2 टाइप की होती है भैया। जो पाउडर फॉर्म की पुट्टी जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फिनिश के बारे में बात करते हैं। तो पीओपी पनिंग से कम स्मूथ फिनिश आपको इसमें देखने को मिलती है, लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है कि इसे आप इंटीरियर एज वेल एज अपनी एक्सटीरियर में भी आप इसे कर सकते हैं। एक्सटीरियर वॉल पर पेंटिंग की प्रोसेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से आजकल ब्रांड हो गए पुट्टी के। जेका का हो गया, बिरला का हो गया, एशियन पेंट की भी पुट्टी आपको मार्केट में मिल जाती है। तो हमेशा आपको ब्रांडेड पुट्टी के साथ ही जाना है। थिकनेस कितनी करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 mm थिकनेस रखनी चाहिए और 1.5 mm या 2 mm के बीच में ही आपको पीओपी नहीं, पुट्टी की थिकनेस आपको रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा थिकनेस अगर आप रखोगे तो फ्यूचर में क्रैक्स आने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पुरानी जो पुट्टी होती है उसमें थिकनेस वो ज़्यादा रखते थे और उसमें जो क्रैक्स आ गए 3 साल बाद 4 साल बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करना है। कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो ये पीओपी पनिंग से बहुत ही सस्ती पड़ती है। 10 रुपये स्क्वायर फीट से 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका पुट्टी का काम ईजिली हो जाता है। और एक्रेलिक पुट्टी जो होती है आप इन दोनों के बीच की पुट्टी कंसीडर कर सकते हैं, यानी पीओपी पनिंग टॉप पर हो गई और पुट्टी इधर वाली हो गई, लो ग्रेड वाली हो गई, और एक्रेलिक पुट्टी इन दोनों के बीच में रख सकते हैं। यानी जो फिनिश होती है एक्रेलिक पुट्टी वो पीओपी पनिंग से कम आती है और पुट्टी से थोड़ी ज़्यादा आती है, तो उसे बीच का आप समझ सकते। और जो एक्रेलिक पुट्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट की कंपनी की आती है और ये पेस्ट फॉर्म में रेडीमेड बनी बनाई पुट्टी आती है। सिर्फ हमें इसका जो पैकेट होता है या बाल्टी होती है उसे हमें ओपन करना होता है और डायरेक्टली हमें यूज़ कर लेना होता है। और अब इन तीनों मटेरियल्स में मैं कंक्लूड करूं तो आपको किस मटेरियल के साथ जाना चाहिए? यार मैं टू द पॉइंट आंसर दूं तो आपको हमेशा पीओपी पनिंग ही अपने घर पर करानी चाहिए, क्योंकि हम एक बार घर बना रहे हैं यार, तो एक बार घर बना रहे हैं तो हमेशा उसमें हमें लग्जरी घर चाहिए। तो लग्जरी के लिए आपको पीओपी पनिंग ही करानी चाहिए। और पीओपी पनिंग के ऊपर आप किसी प्रकार का पेंट करा लो, भले ही लो बजट वाला पेंट करा लो या हाई बजट वाला रॉयल पेंट भी करा लो, तो उसकी जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी आएगी। डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा टाइप का उसके ऊपर पेंट करा रहे हैं, डिपेंड करता है कि उस पेंट के लिए आपने आपकी वॉल पर किस टाइप का बेस बनाया। अगर आपने पीओपी पनिंग का बेस बनाया होगा तो उसकी जो फिनिश है पेंट की वो काफ़ी स्मूथ आने वाली है। तो डेफिनेटली मेरा टू द पॉइंट आंसर यही रहेगा कि अगर आप पीओपी पनिंग या पुट्टी में कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली आपको पीओपी पनिंग के साथ ही जाना चाहिए। कॉस्टिंग थोड़ी सी डबल तक कॉस्ट हो जाएगी, लेकिन एक बार पैसे लगेंगे, बार बार पैसे नहीं लगेंगे। तो बार बार पैसे लगाने से अच्छा तो यही है कि एक बार पैसे लगाओ और मज़ा पाओ। और वही अगर आप पुट्टी चूज़ करिए तो पुट्टी के आपको हमेशा 2 कोट करना है और पीओपी पनिंग का तो कोट वोट उसमें कुछ होता ही नहीं है, थिकनेस के हिसाब से ही वो लगाई जाती है। यानी पीओपी पनिंग आपके घर के लिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब यहाँ पर हमारा पुट्टी, पीओपी पनिंग, वॉल प्रिपरेशन का बेस बनाने का काम पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर इजीली आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ्लोरिंग का काम। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरिंग के अंदर भी आपको काफ़ी सारे टाइप ऑफ मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं और मार्केट में जो सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं ना वो फ्लोरिंग के अंदर आपको स्कैम देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो हार्ड अर्न मनी जो सबसे ज़्यादा वेस्ट होती है वो फ्लोरिंग को मटेरियल के ख़रीदने में होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें स्कैम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो फ्लोरिंग की जो स्टेप है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और फिर से आपको पता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो। लंबी वीडियो होएगी तो वॉच टाइम कम होगा, वॉच टाइम कम होगा तो यूट्यूब नेक्स्ट को रिकमेंडेशन कम करे। तो मिलता हूँ आपको इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको एक्चुअल में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। क्या क्या मैं इस सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट में इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।